सखी सहेली। सखी सहेली। सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों और हमारे श्रोताओं को दीपा माहेश्वरी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी फिर आ चुके हैं हम सगी सहेली के चौबारे पे बहुत सारी बातें, जानकारियां लेकर। बिल्कुल सही बात है, और हमारे साथी भी इंतजार कर ही रहे हैं। तो जाहिर है कि 3 बजता है तो सब अपने अपने ढंग से जो उनकी दिनचर्या होती है उसी के हिसाब से बैठ जाते हैं। और भाई जब हम विविध भारती सुनते हैं ना तो अपना काम भी करते रहते हैं। अगर आपको हल्की फुल्की नींद आ रही है तो वो भी आप ले ही लेते हैं है ना। कुछ लोग नाश्ता कर रहे हैं, किसी का अभी भोजन भी समाप्त हो रहा होगा, कहीं चाय की चुस्कियां चल रही हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। और कोई आजकल कहीं जहाँ धूप निकली होगी वहाँ गुनगुनी धूप का भी मजा ले रहे होंगे, है ना। कहीं स्वेटर बुनते भी कोई बैठी होंगी। हमारी बिल्कुल सही है, ताई या मम्मी। अब तो आजकल हमारी उम्र वालों को तो देख ही नहीं रहे कि स्वेटर बुना करती नहीं, गलत बात है दीपा जैसे तुम बनाती हो तो तुम्हारे साथ वाले और भी लोग बनाते ही होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि केवल तुम बनाते हो, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी ये शौक रखते हैं। और भाई एक बात है, बहुत अच्छी बात तुमने याद दिलाई दीपा, कि हम यहाँ से गुजारिश भी करेंगे कि जिसका जो शौक है उसको जरूर करें। अगर आप बुनाई का है तो थोड़ा ही सही, छोटा मोटा, कोई छोटे बच्चे का मोजा या स्कार्फ कुछ ऐसा बुने जरूर, है ना। और वो यादगारी के तौर पे कितनी हमेशा रह जाती है। हाँ, और आगे बच्चों को भी पता चलेगा कि हमारी दादी नानी भी बनाती थी, मौसी बुआ भी बनाती थी, मम्मी भी बनाती थी। तो इस तरह से कुछ चीजें हमें आगे बढ़ाना ही चाहिए। और देखो ना, इसी तरह से संस्कृति हमारी आगे बढ़ती है, और संगीत, नाट्य, संगीत जो भी चीज है वो ऐसे ही आगे बढ़ती है। सखी विशेष में आज हम इसीलिए तो कीर्ति शिलेदार की बात करेंगे, है ना। जी बिल्कुल। और फ्लैट जब खरीदते हैं तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, हम उसके बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे। जी हाँ, और स्वस्थ रहने के लिए कुछ क्या कर सकते हैं, हल्के फुल्के व्यायाम जो काम करते समय भी कर सकते हैं और इधर उधर टहलते वलते भी आप कहीं पर भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के व्यायाम हैं जिन्हें करना ही चाहिए, ये तो हम बराबर कहते हैं, लेकिन कैसे करें ये भी बता देंगे आज। और जब व्यायाम कर रहे हैं तो कुछ ऐसे व्यंजन हो, ऐसी विधियां अगर आपको मालूम, क्या व्यायाम करते समय बन जाए नहीं, करने के बाद जब वो इस तरह की चीजें बनाए कि भाई आपको अगर अपना वजन कम करना है तो उसमें वो भी सहायक हो, या फिर मौसम के हिसाब से हो, यानी कि आप को जो इस समय चाहिए कुछ चीजें स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं वो भी मिल सके। तो कुछ इस तरीके के व्यंजन हम लेकर हाजिर हैं। और आज बड़ा खास दिन है, लाला लाजपत राय की जयंती है, और जिनका नाम तो सभी जानते हैं हमारे देशवासी ना। जी बिल्कुल, शेरे पंजाब से वो मशहूर थे, और पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय विश्व भर में लाला जी के, यानी लाला लाजपत जी मशहूर हैं। वो आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। और आप जैसे प्रभावशाली क्रांतिकारी, इन्होंने भगत सिंह और उधम सिंह जैसे सेनानियों को भी बहुत प्रोत्साहित किया था, और उनकी व्यक्तित्व से वो लोग बहुत हमेशा प्रेरणा लेते थे, प्रभावित थे। बिल्कुल सही बात है, ऐसी शख्सियत थे। अंग्रेजी सरकार भी जानती थी कि लाल बाल पाल, यानी लाला जी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल इतने शक्तिशाली, प्रभावशाली हैं कि जनता उनका अनुसरण अवश्य करेगी। और ये तीनों जाहिर है कि उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते थे, और हुए भी है ना। और फिरोजपुर में जन्मे लाला जी 28 जनवरी, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ 1865 में। और उनके पिता लाला राधाकृष्ण अग्रवाल, वो पेशे से अध्यापक थे और कई उर्दू के प्रसिद्ध लेखक भी थे। लाला जी को अपने बचपन से ही लिखने और भाषण का बहुत शौक था, रेणु जी। उन्होंने लाहौर में वकालत भी शुरू कर दी थी। शेरे पंजाब लाला जी का जो सम्मानित संबोधन था, लोग उन्हें गरम दल का नेता मानते थे। स्वतंत्रता संग्राम के लिए वो कई बार जेल गए, और वहाँ गीता रहस्य पुस्तक बिना किसी सहायक सामग्री के पूरी लिख ली। और साथ ही महान अशोक, श्री कृष्ण और छत्रपति शिवाजी जैसी पुस्तकें लिखने में, जेल का उन्होंने जो समय था वो सब लिखने में उन्होंने व्यतीत किया। और स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अमेरिकी सरकार और वहाँ की जनता का साथ पाने की उन्होंने बहुत कोशिश करी, जिसके लिए उन्होंने 2 संस्थाएं बनाई जिनके नाम थे इंडियन इंफॉर्मेशन और इंडियन होम रूल।
इस तरह की 2 संस्थाएं भी उन्होंने वहां पर चलाई। जी हाँ, साइमन कमीशन के आगमन का विरोध करते हुए उन्होंने सरकार की लाठियों का सामना भी किया और बहुत गंभीर रूप से घायल भी हो गए। जी, और इन्हीं चोट और लाठियों के कारण 17 नवंबर 1928 को वो हमें सदा के लिए छोड़ के चले गए। वे एक ऐसे नेता थे रेणु जी, जो युवाओं को संगठित करने में बहुत माहिर थे, जी। क्योंकि वो शांति और शक्ति दोनों से काम निकालना जानते थे। जी हाँ, और उनका अंतिम भाषण भी यही था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील बनेगी। लाला जी को उनके जयंती पर हम सबका शत शत नमन। बिल्कुल सही बात है। और हम उनके जो भी इन स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें या देश के लिए जिन्होंने भी जो कुछ किया, हम सिर्फ याद कर सकते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं कि ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने क्या क्या नहीं किया, जिनका कि मतलब लगता है कि हम सपने में सोच भी नहीं सकते। उन्हें सिर्फ हम बस नमन कर सकते हैं, श्रद्धांजलि दे सकते हैं उनको, है ना। और देश को आगे बढ़ाने में और भी कई विधाएं हैं जहाँ पर कि कई व्यक्तित्व ने अपना अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है ना। तो जैसे मानव संस्कृति हम कहते हैं ना कि अस्तित्व में है, वैसे ही तभी से रंगमंच, संगीत, ये सब भी इतिहास में साथ साथ चलता आ रहा है। और प्रदर्शन कला जैसे एक विधा है, तो ये इसका भी इतिहास रेणु जी बहुत पुराना है और इसमें कई सारे विषय शामिल होते हैं, जैसे रंगमंच, संगीत, तमाशा, कठपुतली प्रदर्शन। तो इन कलाओं को जब कलाकार अपने शरीर से करते हैं या आवाज से करते हैं या कोई निर्जीव वस्तु का उपयोग करके ये अपनी कला की अभिव्यक्ति करते हैं। दीपा, वैसे भी हमारा देश जो है, कहते हैं ना, विविधताओं में एकता है, बहुत विभिन्नता है, फिर भी एकता सी है। और यही खूबी है कि हमारे हर प्रदेश की अपनी एक विशिष्ट शैली है, अपनी एक विशिष्ट कला है और वही वहाँ की संस्कृति, वहाँ की पहचान बन जाती है। ऐसी ही ललित कला है संगीत नाटक। शब्द से ही पता चल रहा है ना कि संगीत में नाटक जहाँ पर हो, और ये महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है। वैसे तो बहुत सारी जगहों पर इस तरह से संगीत नाटक होता है, लेकिन महाराष्ट्र का बड़ा प्रसिद्ध है। और जहां कहानी को व्यक्त करने के लिए गद्य के साथ साथ गीतों को जोड़ दिया जाता है, तो आनंद दुगना हो जाता है। बिल्कुल। और इस विधा को महाराष्ट्र और विश्व पटल पर प्रसिद्धि दिलाने वाली मराठी संगीत नाटक की सुप्रसिद्ध गायिका अभिनेत्री कीर्ति शिलेदार के बारे में रेणु जी आज हम बात करेंगे, जानेंगे उनके बारे में। मराठी रंगभूमि संस्था के प्रमुख और अखिल भारतीय मराठी नाट्य सम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष, इन्होंने पिछले कई सालों से संगीत थिएटर में काम किया और करते हुए मराठी नाट्य संगीत को एक प्रतिष्ठित पद पर पहुंचाया। पिता जयराम शिलेदार और माता जयमाला की 2 बेटियां दीप्ति और कीर्ति हुई। माता पिता दोनों ही मराठी संगीत थिएटर को मतलब बहुत सक्रिय थे वो लोग, और फिर जाहिर है कि कीर्ति और दीप्ति ने भी संगीत थिएटर को ही अपना कार्यक्षेत्र माना और उसमें जुट गई। जी, बचपन से ही कीर्ति नाट्य संगीत यानी म्यूजिकल थिएटर, इसका झंडा लहराती रही। वे 12 वर्ष की उम्र से ही अपने अभिनय यात्रा को आरंभ करने वाली कीर्ति, उन्होंने आधिकारिक तौर पर माता पिता की जो मराठी रंगभूमि नाटक कंपनी है ना, उसमें वो शामिल हो गई थी। मतलब इतनी कम उम्र में ही उन्होंने ऑफिशियल मतलब आधिकारिक रूप से वो ही बन चुकी थी। हाँ, तो ये तो उनका था। और हम अभी एक गीत सुने। चलिए। और वैसे हम ये बता दें कि अपने 27 अलग अलग नाटकों में इन्होंने 34 भूमिकाएं निभाई, 4,500 से भी अधिक प्रयोग किए। तो इस तरह से बहुत मतलब उन्होंने काम किया है, इस थिएटर को अलग मकाम पर पहुंचाया है। इसको हम आगे और विस्तृत जानकारी लेंगे। गीत सुन लेते पहले, है ना। को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा
प्यासी हर आत्मा, ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा। बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना, कोहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना, कोहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना, कोहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना, कोहरे ताल मिले नदी के जल में। तो भाई जैसा कि हम बात कर रहे थे ना कीर्ति शिलेदार जी के बारे में, जिन्होंने कि 28 नाटक, 34 भूमिकाएं और इस तरह से 4,500 से भी अधिक प्रयोग करने वाली कीर्ति शिलेदार जी के को ध्यान में रखकर बताओ नाटक लिखा विद्याधर गोखले जी ने, और उसका नाम था स्वर साम्राज्ञी। तो और नाटक में मैना नाम के किरदार को इन्होंने निभाया और बहुत पसंद किया गया। जी, बहुत पसंद किया गया था। और इनका जन्म 16 अगस्त 1952 को सौभद्र में जन्मी थी ये, और सौभद्र नाम के नाट्य संगीत से शुरुआत की थी आपने, और जिसमें उन्होंने नारद की भूमिका निभाई थी, और ये भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। आपने कई मराठी संगीत नाटकों में अभिनय किया, जिनमें संगीत कान्होपात्रा, ययाति आणी देवयानी, संशय कल्लोल, स्वयंवर, संगीत सौभद्र और मृच्छकटिक, मंदोदरी, एकच प्याला और भी कई नाटक हैं। इसमें मुख्य ये हैं जिनके हमने अभी नाम बताए। जी, और वे मराठी जो कहती थी खुद ही अपने शब्दों में उनके लिए कहा था कि ये नाटक जो स्वर सामग्नी है वो उनके लिए बहुत खास है, क्योंकि इसी नाटक से उन्हें उनके गुरु मिले थे, जिनका नाम था पंडित नीलकंठ बुवा अभ्यंकर। और अपने गुरु के निरीक्षण में उन्होंने शास्त्रीय संगीत, नाट्य संगीत और ठुमरी जैसी कई विधाओं पर बहुत कड़ी मेहनत की थी। अपने दमदार अभिनय से कई किरदारों को जैसे जीवंत किया उन्होंने। वो तमाशा में काम करने वाली मुख्य भूमिका करती थी, शास्त्रीय संगीत गाने वाली घरेलू गायिका की भूमिका ही क्यों न हो, जो भी करती थी बिल्कुल जीवंत हो जाता था वो पात्र। पारंपरिक रेणु जी, हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा हम अंतराल लेते हैं और बाकी बातें भी जारी रहेंगी। अंतराल के बाद हम जो बात कर रहे थे ना कीर्ति शिलेदार जी की, उनकी उपलब्धियों के बारे में। बिल्कुल, उनकी उपलब्धियां तो देखो दीपा, जैसे हम बता ही रहे थे ना कि भले ही घरेलू गायिका की ही भूमिका उनकी क्यों न रही हो, लेकिन उनका दमदार जो अभिनय होता था इतना सशक्त होता था कि वो बिल्कुल जीवंत कर देती थी। और पारंपरिक संगीत की तरह उन्होंने अपनी ही शैली में देश विदेश में संगीत नाटक का मंचन किया। तबले और तालवाद्य में वे पारंगत तो थी ही, साथ ही 2 नाटकों में उन्होंने निर्देशन भी किया, यानी निर्देशन का भी उनके में गुण था। और उनका नाम है, जो नाटक उन्होंने निर्देशित किया उसका नाम है संगीत
नाद लुब्धमी और संगीत चंद्र माधवी जी। ये 2 नाटक है जो उनके निर्देशन में बना। और वो ये बहुत प्रसिद्ध नाटक हैं रेणु जी। और संगीत नाट्य विद्यालय जो कि NSD से बहुत मशहूर है, ये इनकी ओर से विभिन्न भाषाओं के लिए हिंदी में नाटक गीत गाया करती थी वे। और आपने 5 साल तक संगीत नाटक अकादमी की समिति में भी काम किया है। तो भाई राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में उन्होंने जब काम किया तो जाहिर है कि एक सिद्धहस्त नाट्य कर्मी तो हो ही गई जी। और अपने उनके जो अभूतपूर्व योगदान है उसके लिए संगीत नाटक अकादमी से आपको सम्मानित किया गया और कीर्ति शिलेदार के लिए माना जाता है कि वे मराठी नाट्य संगीत क्षेत्र में नई और पुरानी पीढ़ी के लिए एक सेतु हैं। जी। और वो संगीत नाटक को अगर हम समझें कि एक नदी है, तो कीर्ति शिलेदार एक ऐसी धारा है जिन्होंने इसे बहते हुए रखने के लिए समर्पित जुनून रखा और ऊर्जा की भावना को बनाए रखा। और 22 जनवरी 2022 ये जो अभी जो हमारी 22 जनवरी गई है उसमें 69 वर्ष की आयु में संगीत रूपी नदी जो थी हमेशा के लिए विलीन हो गई। पलक तेरी गोरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मोरी ओ खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मोरी आएगी बांध के पायल तू होठ दबाए बदन को चुराए, नाजुक कमर से लगाए अदा की कटारी जालिमा। तेरे की धीरे धीरे तू मेरे गले पर के बाहों के खंजर जाए कि दिल मेरा लेकर समझ के अनाड़ी बालमा। रोज रात को यहीं बांधेगी लटों की डोरी हो डोरी, काली पलक तेरी गोरी। ओ खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मोरी थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक तेरी गोरी। अच्छी हुई मेरी चोरी के एक दिल खोया तो एक दिल पाया,
ऐसे कोई पास आया कि आ गया लुटने का मजा। अच्छी तेरी मेरी जोड़ी के लुट गए दोनों, तो बस गए दोनों, हंस के लिपट गए दोनों, हुआ जब वादा प्यार था, रोज रात को मिलेंगे चंदा। और चकोरी चकोरी काली पलक तेरी गोरी, खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी। एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी। रेणु जी, हम कितने सपने देखते हैं ना, हमें ये हो जाए, हम यहाँ पहुँच जाए, हमारे बच्चे खूब अच्छे से पढ़ ले, और मेरे पास किसी किसी को शौक होता है ज्वेलरी मिल जाए किसी को अच्छे कपड़ों का सपना होता है, लेकिन अमूमन हर महिला का ये होता है कि मेरा अपना घर हो जाए। नहीं, ये तो पुरुषों का भी होता है भाई, हर कोई चाहता है कि हर 11 महीने पर ये घर बदलना ना पड़े, या बहुत सारी जगहों पर जाहिर है कि आप अगर मकान मालिक नहीं हैं तो जाहिर है कि बहुत सारी शर्तें होती हैं जो आपको माननी होती हैं। आपका घर रहता है तो आपकी शर्तें होती हैं, आपकी इच्छा रहती है, आपका राज्य होता है, तो हर कोई तो यही चाहता है ना, क्योंकि पराधीन सपने हो सुख नाही, पराधीन तो कोई भी नहीं रहना चाहता है। तो ये सब सोच समझ कर हर इंसान चाहता है कि उसका घर हो। और जैसे अभी हम लोग ने इस गीत में सुना ना, चोरी, तो ये सब प्यार मोहब्बत में तो अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में तो आपके संग अगर कुछ भी इस तरह से धोखा हो जाए तो लगता है बड़ी चोरी हो गई हमारी, तो है ना। और इस तरह की धोखाधड़ी को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, ये इसको सहन करना और इसको वहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि जिस हम अमूमन देखें तो सबसे महंगा जो हमारी जिंदगी में एक चीज होती है वो मकान ही होता है। उसी के हमारी जो भी आय होती है, जिसकी जितनी भी होती है, उसमें सबसे अधिक पैसा वो अपने मकान में लगाता है, उसके बाद वाहन में, और फिर उसके बाद और चीजों में, है ना। लेकिन मकान जो होता है वो सबसे महंगा होता है, चाहे वो फ्लैट खरीदे या बंगलो खरीदे या जैसा भी होगा, जिसका जैसे चादर होती है उस हिसाब से हम काम करते हैं। जी, और आपने ये भी देखा होगा कि जब हम घर खरीदने जाते हैं या फ्लैट की बात जैसे हम कर रहे हैं कि फ्लैट खरीदने जाते हैं, हम सब जाते तो हैं परिवार मिलके, लेकिन उसकी तकनीकी भाषा क्या है, ज्ञान क्या है, जब वहां पे बैठ के एजेंट या बिल्डर से बात होती है तो महिलाएं यहाँ वहाँ अपनी आंखें टिटोलने लगती हैं। नहीं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये बातें क्या हो रही। वो बाद में घर जाकर के अपने हस्बैंड से पूछेंगी, या बेटा है अगर बड़ा तो, या बेटी है तो उनसे पूछेंगी वो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। जी। तो इस तरह की जानकारी आज के ज़माने में या आगे भी होनी, पहले भी होनी चाहिए थी, आज भी होनी चाहिए, और अब तो बहुत ज़रूरत बन गई है। इस मामले में भाई देखो ऐसा है ना कि बहुत सारे हमारी बहनों को पता रहता है, बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जिन्हें नहीं पता रहता है, तो ये तो अपनी जानकारी के ऊपर है और पढ़ने के ऊपर है। क्योंकि जब हम मकान खरीदते हैं तो उसके संग जो शर्तों वाला पुलिंदा होता है ना, वो बहुत मोटा होता है। उसको धैर्य से पढ़ना अपने आप में एक, मतलब सारी परीक्षा आप पास कर लें, लेकिन इसमें तो नंबर भी नहीं मिलना होता है, केवल मकान मिलना होता है, उस पर भी आप बहुत अच्छा खासा पैसा देकर मिलता है। तो सबसे ज्यादा आलस्य हमें उसी में आता है। तो भाई हमारी गुजारिश ये है कि आप उसको ध्यान से पढ़ें, चाहे हमारे भाई बंधु हों, चाहे हमारी बहनें हों, जो भी है, जो भी मकान ले रहा है, जो भी इंसान है, वो इस बात को ध्यान से पढ़े, क्योंकि ये अचल संपत्ति है और इसमें भी अलग अलग तरह से क्षेत्रफल होते हैं, जैसे तुमने कहा अलग अलग इसकी भाषा होती है। तो उस तकनीकी भाषा को समझना बहुत जरूरी है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाए पहले तो कहाँ से आप ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, उसका इतिहास क्या है, वो बिल्डर है, जो भी मकान बनाने वाला है, उसकी छवि कैसी है, क्योंकि एक बन जाती है कि ये बहुत अच्छा है, इसका मकान जो बना है वो बहुत अच्छा है, उसके संग संग उसका सब चीज जो है, कागज पत्तर सब बिल्कुल क्लियर रहता है, है ना। और जब आप घर लेने जाते हैं, फ्लैट लेने जाते हैं, तो वो कुछ एरिया के बारे में बात करते हैं। वो तकनीक जो भाषा है, भाषा है, जैसे वो कहते हैं कि ये कारपेट एरिया इतना है। जी। तो कारपेट एरिया यानी कि क्या हुआ, तो कारपेट एरिया अगर हम सीधी सी भाषा में बोले तो एक फ्लैट के दीवारों के बीच का जो हिस्सा है, यानी कि अगर हम कालीन बिछा दें जितने घर में, हम उसको कहते हैं कारपेट एरिया। और सिंपल भाषा में बोले तो जितने में हम रहेंगे, उस जगह को, उतने क्षेत्रफल को हम कारपेट एरिया कहते हैं। यानी कि जहां जहां आप कालीन बिछा सकते हैं, या यूं कहें कि जहां जहां आप चल सकते हैं, दीवारों का हिस्सा छोड़कर ये जो एरिया होता है उसको हम कारपेट एरिया कहा जाता है। और रेणु जी, ये बिल्टअप एरिया का 70% होता है।
तो हम आगे भी समझाएंगे बिल्टअप एरिया क्या होता जी, है। तो जी। बिल्टअप एरिया का 70% जो 70% है वो कारपेट एरिया होता है। और बिल्टअप एरिया हो गया यानी निर्मित क्षेत्र, यानी जो बन चुका है ना। जी। तो कालीन क्षेत्रफल के साथ साथ जब घर की दीवारों की भी मोटाई और बालकनी इन सबको जब हम शामिल कर लेते हैं तो उस क्षेत्रफल को हम बिल्टअप एरिया कहते हैं। जी। और इसी तरह एक और होता है सुपर बिल्टअप एरिया। जी। अब इसमें क्या क्या शामिल होता है? तो बिल्टअप एरिया में बिल्डिंग जो आप जिसमें आप चाहते हैं कि हम अपना फ्लैट ले लें, तो उसके जो सामूहिक स्थल होते हैं, जैसे प्रवेश स्थल हो गया, यानी कि एंट्रेंस लॉबी, लिफ्ट हो गई, सीढ़ियां हो गई, सिक्योरिटी रूम होते हैं वहां पे, लॉबी होती है, फिर पंप रूम होता है, जी। छत हो गई, क्लब है अगर उस सोसाइटी में, स्विमिंग पूल है अगर, या गार्डन का जो भी जी। एरिया है, ये सब सुपर बिल्टअप एरिया में शामिल हो जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आपके रहने वाली जो जगह है वो, या जिसमें आप पूरे में रह रहे हैं, दीवार आदि सब मिलाने के बाद भी जो और एरिया बचता है उसको किस तरह से बात होती है अब ये कि कैसे कैसे उसको विभाजित करते हैं, यानी डिवाइड कैसे करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि सुपर बिल्टअप एरिया आपके हिस्से में कितना आ रहा है। जी। तो जैसे आप बता रही हैं ना, तो फ्लैट खरीदने से पहले बिल्डर किस क्षेत्र के तहत आपको बेच रहा है ये जानना जरूरी है, कि वो कारपेट एरिया बोलता है, सुपर बिल्टअप एरिया बोलता है, या बिल्टअप एरिया बोलता है। तो सभी बताते हैं, ये तो तीनों बातें ये लोग बताते हैं जी। कभी कभी छुपाते हैं नहीं, बताते हैं, लेकिन ये है कि हमें समझ नहीं आता है। तो ये हमारा कहने का यहाँ मतलब है कि बार बार अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप और बात करें, क्योंकि आप 5 रुपए की 10 रुपए का कुछ वैसा सस्ता सा सामान नहीं खरीदने जा रही हैं, या 20 रुपए किलो आलू नहीं खरीदने जा रही हैं। आप बहुत, वो भी हम खरीदते हैं तो कितना तौल मोल कर एक एक आलू घुमा घुमा कर देख देख कर लेते हैं ना। तो भाई इसके लिए थोड़ा सा आप स्पष्ट हो जाएं और बार बार पूछें। समय थोड़ा लग जाए कोई बात नहीं, मकान ये वाला हाथ से निकल जाए तो भी कोई बात नहीं है ना, थोड़ा धैर्य रखें। वो लालच आ जाता है ना, कि नहीं मुझे ये वाला बहुत अच्छा है, हाँ तो भाई ये वाला छोड़ दें। जी। फिर और इस एरिया की बात तो हो गई। अब इनके अलावा कौन कौन सी और विशेष बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए? जैसे कि प्रॉपर्टी की कीमत। तो एक बजट तैयार आप सबसे पहले तो यही करेंगे ना कि भाई मेरा इतना बजट है, एक आप एक्स अमाउंट मतलब एक बनाएंगे कि फला मेरे पास इतना पैसा है, अब हम घर खरीद सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतने ही पैसों में खरीद सकते हैं। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी रकम खर्च कर सकते हैं, तो आपको आसानी होगी कि हमें कहाँ लेना है, किस एरिया में लेना है और कितना बड़ा फ्लैट लेना है। भाई देखो, बजट के मामले में तो अब ये भी हम कहेंगे कि जितना आपका बजट है, जैसे अगर मान लीजिए 40 लाख है, तो कम से कम आप 3 लाख तो अलग से रख लीजिए। आप उसको 27 लाख ही मान के चलिए, 40 है तो 37 ही मान के चलिए जी, क्योंकि आपको रजिस्ट्री आदि में बहुत लगेगा। फिर आप जब घुसेंगे तब आपको बहुत सारी चीजें करानी होंगी, तो उसका कुछ प्रतिशत भी आप अतिरिक्त रख लें अपने रिजर्व में, और तब आप सोचें कि अब आपके पास इतना है ना। क्योंकि क्या होता है कि जब हम ले लेते हैं फिर उसके बाद वो सारी चीजें, छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत तकलीफ होती है कि अब हम एक कील भी नहीं लगा सकते यहाँ पर। अच्छा, इस खिड़की में हमें अच्छा पर्दे लगाने हैं, तो अब कैसे करें, क्या करें, अब तो पैसे ही नहीं बचा। तो फिर होता है कि हम दाल वगैरह एकदम पतली पतली खाने लगते हैं। तो थोड़ा सा इस बजट बताते समय इन सब चीजों का ख्याल रखें। आप कहना चाह रहे हैं कि इंटीरियर का भी ध्यान रखें। हाँ, इंटीरियर है, हाँ बिल्कुल, इंटीरियर है, रजिस्ट्री आदि में बहुत पैसे लगते हैं, बहुत सारे स्टैम्प ड्यूटीज लगती हैं, कहीं कहीं सोसाइटी में कुछ अतिरिक्त पैसे देने होते हैं। जब भी खरीद का साल भर का मांग लेते हैं। हाँ नहीं, तब भी हर महीने लेते हैं। फिर भी कुछ कहीं जगह पर ऐसी जगह है सोसाइटी में जहाँ वो एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट जमा करवाते हैं सोसाइटी में। तो उन सारी चीजों का पता कर लें, तब बजट बनाएं। बिल्कुल। और इसके साथ आसपास के इलाके में मौजूद जो प्रॉपर्टीज हैं उससे तुलना कर ले कि ये बिल्डर ने जो कीमत लगाई है वो सही लगाई है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इन सारी चीजों को देखें कि आपका पॉकेट कितना है, और ये जो मकान आप ले रहे हैं, जो भाव लग रहा है वो सही है या नहीं है ना। जी, इसके बारे में बात करते हैं रेनू जी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
के बाद हम फिर आ चुके घर और घर के बारे में बातें, है ना? यानी कि आप ठगने से कैसे बच सकते हैं ये बताने के लिए कुछ चीजें हैं जिनका ख्याल रखेंगे तो बहुत हद तक आपको आसानी रहेगी। और इसके साथ साथ बात आती है कि किस तरह से आपने सब चीजें देख ली, उसके बाद आपको किस बैंक से लोन लेना है ये आप देख लें, वहां की भी राशि देख लें कि कहाँ सबसे ज्यादा कम ब्याज पर आपको मिलेगा पैसा, है ना? वो जानना भी बहुत जरूरी। और बैंक उस बिल्डिंग के लिए लोन देता है या नहीं, क्योंकि बैंक भी फिर इन सब चीजों का देख रेख करता है, उन्हें पता होता है कि कौन से बिल्डर कैसे हैं, तो वो भी थोड़ी बहुत राय दे ही देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वहीं से कभी कभी वहां से ही उनका नक्शा वगैरह पास होता है और वहीं से उनको स्वीकृति मिलती है, तो बहुत हद तक उनका आपस में लाइजन रहता है। तो ये सब देख लें। उसके संग संग अगर कोशिश करें आप कि रजिस्ट्री जहां से होती है या कचहरी से जाके उस बिल्डर के या उस बिल्डिंग के सारे कागजात निकलवा लें कि ये पूरी बिल्डिंग ऑथराइज्ड है या नहीं है, सरकार के द्वारा, हाँ, वो सब मान्यता प्राप्त है कि नहीं। जी। और जब अगर ये सारी बातें नहीं समझ में आती है ना, तो एक वकील को हमें ले ही लेना चाहिए कि एक दर लेते हैं, एक फीस लेते हैं अपनी, वो उस वक्त हमें लगता है कि अरे इतनी फीस हमें देने की क्या जरूरत है, सब तो पता है, वो हम दोस्त से पूछ लेते हैं, किसी रिश्तेदार से पूछ लेते हैं, लेकिन नहीं, वो फीस उस वक्त वो रकम लगता है कि बहुत भारी है, लेकिन आप देखिएगा आगे चल के वो रकम बिल्कुल जायज लगेगी, जायज होती भी है। और आप इसको समझ लें, क्योंकि ये जैसे कि आप लाखों का सामान खरीद रही हैं तो जाहिर है उसमें कुछ हजार लग रहे हैं, तो वो उस लाखों की बचत के लिए है और आपको भी सुकून मिलेगा, आप निश्चिंत के नींद सो पाएंगे कि आपको पता रहेगा, क्योंकि वो सब कुछ पता करके देंगे आपको। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि जिस जमीन पर बिल्डिंग बनी होती है वही अनाधिकृत होती है, यानी वो सही नहीं होती है। कभी कभी 10 माले की बिल्डिंग बननी थी, ये 12 माले की बनी हुई है, बाद में अचानक से सरकार कहती है ये सब छोड़ दीजिए, निकल जाइए आप लोग। तो ये सारी जो बहुत दूरगामी परिणाम जो होते हैं वो उस समय खर्च कर देने में बेहतरी है कि आपको इस तरह से दिक्कत नहीं आएगी। जी। अब ऐसा भी होता है ना रेणु जी कि हम हमेशा जरूरी नहीं है कि बिल्डर से ही खरीदेंगे, कभी कभी हम व्यक्तिगत तौर पे भी लेते हैं। तो जब हम सेकंड ओनर से लेते हैं, मतलब जिसने फ्लैट पहले तो बिल्डर से लिया लेकिन वो अब रहवासी अपना फ्लैट बेच रहे हैं, तो वो कहलाता है सेकंड ओनर। तो उनसे जब हम खरीदते हैं तो वो व्यक्ति उन्होंने पहले से उस फ्लैट को बिल्डर से लिया है और वो बेचना चाहता है, तो वो क्यों बेचना चाहता है वो जानकारी लेना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने लोन पूरा नहीं किया है या कुछ किसी मामले में वो फंसे हुए हैं। वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग अपना फ्लैट निकाल के और चले जाना चाहते हैं और गुम ही हो जाते हैं ऐसे। बिल्कुल, ये बात भी सही है। या उन्होंने कुछ गलत खरीदा है, हो सकता है उन्हें पता चल गया कि ये अनधिकृत है, सही नहीं है, तो इसलिए वो धीरे धीरे निकल जाते हैं और बताते हैं कि नहीं हमें व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, इसलिए बस सस्ते मध्य में देकर निकल रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारे मन में भी लालच रहती है कि चलो अगर ये 40 लाख का मकान यहाँ पर मिलता है और हमें 35 का मिल रहा है तो चलो ले लेते हैं ना, 5 लाख बच रहे हैं। बिल्कुल, और ये लालच तो आ ही जाता है मन में जी। और ऐसे में आप फ्लैट के सेल डीड को अवश्य जांच लें कि वो फ्लैट उनके नाम पर है या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। और आप फ्लैट जब खरीद रहे हैं तो मालिकाना स्थिति की भी पड़ताल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए दीपा ये बहुत जरूरी है कि आप बिल्कुल संकोच न करें, जिससे आप ले रहे हैं उनसे पूरे ओरिजिनल कागज के, फिर यहाँ पर भी थोड़ी पैसे आप खूब इत्मीनान से खर्च करें, शाह तरीके से खर्च करें और पूरे जितने कागजात हैं, जितने भी मोटे वो किताब जैसी हो, उसकी पूरी फोटोकॉपी करके खूब इत्मीनान से 1 हफ्ता लेके पढ़ें उसको और उसका सब पता करें। अब तो इतना अच्छा है, RTI का जमाना है, आप सूचना के अधिकार के तहत कचहरी में या जहां से आपको लेना है वहां से पूरी उसकी जानकारी ले सकती है कि इस मकान की मुझे पूरी मालिकाना हक किसका है, क्या है, सब दे दीजिए। बिल्कुल, है ना। अगर आपको लगता है कि जिससे आप ले रही हैं वो नहीं दे रहे हैं तो आप कार्यालय से ले लीजिए। जी, तो ये चीजें बहुत आसान हो गई आज के लिए। बिल्कुल। अब इसके अलावा एक और अहम बात करना चाह रहे थे रेणु जी की फ्लैट के निर्माण का नक्शा जैसे वो दिया गया है तो वो उसकी बनावट उसी के मुताबिक है या नहीं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी FSI होता नहीं है और आगे बढ़ा दिया जाता है, तो ये चीजें भी बाद में बहुत दिक्कत देती है जब रहने आ जाते हैं। हाँ, पता लगता है ये इलीगल था। यहाँ तक कि एक बार तो ये भी हुआ है दीपा कि किसी ने मकान खरीदा, वो पूरा फ्लैट वगैरह सब कुछ ठीक था, लेकिन उसका एक अतिरिक्त फ्लैट उस व्यक्ति ने बना रखा था, बिल्डर ने, और वो अनऑथराइज्ड था और वही बेचा उन्होंने। तो आप अब देखिए ये कितना, ये छोटी सी, मतलब छोटी तो नहीं कहूंगी कि हाँ कहाँ धोखा हो जाता है हमें पता नहीं चलता, तो इसलिए आपको सब कुछ देखना बहुत जरूरी है। जी, तो ये बातें और करें, एक गीत सुने। हाँ बिल्कुल। ये तेरा घर, ये मेरा
तेरा घर किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। न बादलों की छाँव में न चांदनी के गाँव में, न फूल जैसे रास्ते बने हैं इसके वास्ते। मगर ये घर अजीब है, जमीन के करीब है, ये ईंट पत्थरों का घर, हमारी हसरतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। जो चांदनी नहीं तो क्या, ये रोशनी है प्यार की। दिलों में फूल खिल गए तो फिक्र क्या बहार की। हमारे घर न आएगी कभी खुशी उधार की, हमारी राहतों का घर, हमारी चाहतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। यहाँ महक वफा की मोहब्बतों का रंग है, ये घर तुम्हारा ख्वाब है, ये घर मेरी उमंग है। न आरज़ू पे कैद है, न हौसले पे ज़ंग है, हमारे हौसलों का घर, हमारी हिम्मतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन। हम जो बात कर रहे थे ना कि अहम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसी तरह से पोजीशन की तारीख जी वो
जब खरीदार के रूप में आपके पोजीशन देने में अगर देरी कर दी बिल्डर ने, तो मुआवजे की रकम के बारे में एग्रीमेंट में जो दिए गए क्लॉज हैं उनकी जानकारी रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हाँ, तो भाई इसके लिए तो पहले ध्यान रखेंगे तभी पता चलेगा, नहीं तो अगर उन्होंने जी। कुछ ऐसा नहीं रखा है तो फिर जाहिर है कि आप सिर्फ प्रतीक्षा करते रह जाएंगे। जी। तो इन सब और चीजों का भी ख्याल ये रखें। भी रखना है, और रेणु जी इनके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ पे हवा का बहाव कैसा है, हाँ, वेंटिलेशन कैसा है, बिल्कुल। रोशनी रोशनदार घर है या नहीं, और साथ में कि ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है ना कि आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत वो आता है। आसपास हो तो आसपास अच्छा है, हो तो अगर अच्छा है। घर में बच्चे हैं तो स्कूल आसपास हो, बुजुर्ग हैं तो अस्पताल वगैरह आसपास हो, यानी आपकी जो जरूरतें हैं दिनचर्या में भी और वैसे भी, तो वो आसपास है कि नहीं। जी। इसके संग संग ऐसा भी अक्सर होता है कि आसपास कोई बड़ा नाला बह रहा होता है तो कहीं बदबू वगैरह तो नहीं आ रही है, जी। तो इन सब चीजों का ख्याल रखें। अगर कहीं खुला आपको झील वील के किनारे है तब तो क्या बात है। तो बिल्कुल। छोटी छोटी इन सब चीजों का भी ध्यान रखना बहुत ध्यान रखना जरूरी है। जरूरी है। और अगर ये आपको बाहर जाना ज्यादा पड़ता है कि जी। बार बार जाना पड़ता है, तो रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, ये भी देख लीजिए कि भाई जो फ्लैट हाँ। ले रहे हैं वहां से कितना पास है, कितनी दूर है, कितना पास है, या आसपास कोई रेलवे लाइन तो नहीं जा रही है जिससे कि आपको ट्रेन जो है जब जाए तो आपकी नींद में खलल आए। तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अक्सर जी। ऐसा भी होता है कि रेलवे के किनारे बने हुए फ्लैट्स होते हैं जिन पे रहना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी आपके घर के ऊपर से बहुत हाई टेंशन तार जाता है। इन सब चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आसपास कोई ऐसा हाई टेंशन तार तो नहीं जा रहा है, हाई वोल्टेज वाला। तो इन सब का आपके स्वास्थ्य पर, आपके पूरे परिवार पर उसका असर पड़ता है। तो इन सब चीजों का भी ध्यान जरूर रखें जब भी आप बिल्कुल फ्लैट रखना। खरीदें, है ना? जी। और आप जैसे स्वास्थ्य की बात अभी बोली ना आपने, तो अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा जी। तो बेशक हम आगे चल के भविष्य में घर तो बना ही लेंगे। तो सबसे पहले घर बनाने के लिए जो ज्यादा जरूरी है वो है कि स्वस्थ रहना। तो नहीं ये ना? ये है हमें ना? पहले बताना चाहिए था ना। नहीं, पहले लेकिन हम एक सपना दिखा देते हैं कि भाई घर लेना है, घर लेना जी है। हाँ, इसका और मतलब फिर- कि हमारा सेहत रहना जरूरी है। और इसके लिए जैसे आजकल तो बहुत ठंड है, हमारे बहुत सारे साथी लिख रहे हैं कि टहलने जाते थे लेकिन आजकल ठंड की वजह ठंड से की नहीं वजह जा से। रहे हैं। तो तो भाई अब ये देखिए, ये एक बेशक अभी कारण तो बन गया है, लेकिन इसके अलावा भी रेणु जी, जी। कई बहाने होते हैं हमारे पास, हजार कारण हम निकाल हाँ। लेते हैं। आधा घंटा भी नहीं करते, 45 मिनट भी नहीं कर पाते, दिन के 24 घंटे होते हैं हमारे पास, लेकिन हम कारण हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। हमें डॉक्टर के पास लगता है कि नहीं, हम डॉक्टर के पास तो जा सकते हैं भाई, लेकिन अगर कोई बोले ना कि आधा घंटा रोज तुम कसरत कर लिया करो, जी। तो देखिए आप सामने वाले का मुंह छोटा सा हो जाता है और वो कहता है हाँ सही बोल रहे हो। वो आवाज बिल्कुल धीमी हो जाती है उनकी। जी हाँ। तो ऐसे कुछ हल्के फुल्के आसान से व्यायाम हम घर पे कर सकते हैं जो कि कम समय में भी करें और उसका असर बहुत हो तो कितना अच्छा हो। जी हाँ, तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी एक जगह पर, जैसे कहते हैं स्पॉट जॉगिंग करना, यानी कि इसके लिए आप जो टहलने वाले जूते हैं या जो भी आपके पास स्पोर्ट शूज हैं उन्हें पहन लीजिए। जी। और इसके साथ एक ही जगह पर खड़े होकर आप कदम ताल जिसको हम लोग कहते थे वो कर सकते हैं। और एक ही जगह खड़े होकर करिए और आप सच में देखेंगे कि आपके पूरे शरीर में, जो कहते हैं ना कि एक ऊर्जा सी भर जाएगी और पूरे शरीर का लगेगा कि हाँ आपने व्यायाम कर लिया है। बिल्कुल। और सब कुछ एकदम चलने लगेगा, यूं कह सकते हैं कि सब में तेजी आ जाएगी। और हाँ, आपको खुल जाएगा। थोड़ी सी देर के बाद स्वेटर उतारने की भी जरूरत पड़ जाएगी हाँ, उसमें। बिल्कुल। और अगर आपको इसमें कमर पीठ या रीढ़ की कोई समस्या नहीं है तो हल्का सा उसमें उछाल लेते हुए जॉगिंग कर सकते हैं उसी जगह पे। जी। उसी जगह पे खड़े खड़े, और ऐसा आप 10-10 बार करिए और ऐसा 3 चक्र में करिए। जी। मतलब 3 का सेट लगाइए, 10-10 बार। तो आप देखिएगा थोड़ी सी, मतलब ये 2 मिनट भी नहीं लगे ये किया, लेकिन गर्मी आ जाती है आपके शरीर में और पूरे शरीर में, जैसे आप बता रही थी कि ऊर्जा आ जाती है। अब आलस से भी कम हो जाता है और इसका ये बहुत अच्छा लाभ है कि आपका रक्त संचार बहुत बेहतर हो जाता है। रक्त संचार बढ़ता है तो जाहिर है कि हमारे फेफड़े जो हैं वो बहुत सक्रिय हो जाते हैं और आप ऑक्सीजन भी उतनी अधिक मात्रा में लेते हैं और उतनी ही अधिक मात्रा में आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते भी हैं। तो इस तरह से हमारे फेफड़ों के भी जो व्यायाम अपने आप हो जाता है। खड़े रहते हुए ही अपने शरीर को दाएं बाएं घुमा लें और इससे कमर और आसपास की मांसपेशियों को भी अच्छा उनका व्यायाम भी होता है और अच्छा सा खिंचाव भी हो जाता है। तो इस तरह से आप दाहिने झुक भी सकते हैं, बाईं तरफ झुक सकते हैं, गोल गोल अपने केवल कमर से बाईं तरफ घूम जाए, पीछे की ओर देखने की कोशिश करें जितना आप देख सकते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अधिक से अधिक दूरी तक आप देखने लगे, ज्यादा घूमने लगे। जी, मतलब शरीर में धीरे धीरे लचीलापन आने लग जाता जी है। हाँ। और इसी तरह से आप स्पॉट स्किपिंग कर सकते हैं, यानी वो जो हम हाथ में रस्सी कूद करते थे ना, रस्सी लेकर जी के। हाँ। तो अब भले आपके पास रस्सी है तो रस्सी से कूदिए, लेकिन अगर रस्सी नहीं है तो आप कल्पना कीजिए कि आपके हाथों में रस्सी है। अब आप
दोनों हाथों को घुमाइए बिल्कुल वैसे ही, रस्सी तो नहीं है लेकिन बिल्कुल वैसे ही घुमाइए। तो पहले तो वैसे कूद लिए जैसे कि रस्सी लेकर के, और फिर वो जब हम जोर से रस्सी घुमाते थे तो अपने पैरों को कैसे उचकाते थे, जी। एक दायां एक बायां लेकर के, तो वो इस तरीके से करते रहिए। एक दायां बायां भी कर सकते हैं, दोनों एक साथ भी दोनों उछाल एक साथ सकते भी हैं। उछाल जी, सकते हैं। तो इसमें एड़ियों को फर्श पे ना आने दें और सिर्फ पंजों के बल कूदें इसको हाँ लेके। हाँ इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि जो निचला हिस्सा है शरीर का उसमें रक्त संचार अच्छा होने लगता है, और मांसपेशियों में जैसे बात हो रही थी कि उसमें लचीलापन बहुत अच्छा आ जाता और है। दीपक, खास बात यह है कि जैसे हम लोगों ने कहा कि एक ही जगह पर खड़े होकर कदम ताल करें, या जैसे अभी रस्सी कूदने वाली बात हो रही है, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा जगह नहीं चाहिए। जी। बस एक छोटा सा आपका पावदान जहाँ रखा है उसी पर आप उसी खड़े पे होकर भी कर कर लीजिए। सकते कोई हैं। अलग से आपको योगा मैट वगैरह भी बहुत लेने रखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो और आप देखेंगे कि इससे आपके पूरे शरीर जो है एक तरह से हिल सा जाता है जी है ना? बिल्कुल। और एक होता है दंड मारना, वो तो हाँ। हम जमीन पे करते हैं तो वो जी। थोड़ा कठिन होता है, मुश्किल लगता है। हाँ हाँ, मुश्किल लगता है। जी। लेकिन अगर हम दीवार के बल दंड मारें, वो कैसे होगा कि जमीन पर तो कठिन हो गया, लेकिन आप दीवार के सहारे कैसे कर सकते हैं कि एक हाथ की दूरी पर आप दीवार के सामने आप हाथ रख के खड़े हो जाएं, दीवार जी। पे बिल्कुल चिपका दें, यानी कि आप दोनों हथेलियां बिल्कुल अच्छे से खोल दीजिए और दीवार पर चिपका दीजिए, और दोनों कंधे से थोड़ा नीचे रखिए हथेली को, और फिर दोनों पैरों को आपस में चिपका दें। जी। अगर आपको करने में दिक्कत होगी तो बाद में आप दूर करिएगा, लेकिन आप पहले दोनों पैरों को चिपका दीजिए। अब ध्यान ये देना है कि हाथों को कोहनी से मोड़ते हुए चेहरा दीवार के पास लाना है, जैसे कि हम दंड मारते हैं नीचे जमीन पर, उस तरीके से लाना है, और दीवार के करीब आकर कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर रुकिए और फिर बाद में पीछे जाइए। अब इसमें कमर आगे पीछे नहीं होनी है जी। सिर्फ आपको कंधे और आपके जो ये कोहनियां हैं ये मुड़ेंगी, जी। जैसे हम जमीन पे दंड मारते हैं बिल्कुल ठीक वैसे ही आप दीवार पे दंड मारिए। यानी कि कमर के आगे ऊपर का जो भी हिस्सा है वो आगे की ओर आएगा, और उससे देखेंगे कि लेकिन पेट में भी स्ट्रेच होगा, खिंचाव आएगा, और इस तरह से आपकी बाहें भी मजबूत होंगी, कंधे मजबूत होंगे, और आपको जो चर्बी है हाथों की, कंधे की, सब कम होंगी। तो और इसको भी आप 10-10 बार कर सकते हैं 3 के चक्र में, मतलब आप छोटा छोटा शुरू करने को तो बहुत बार कर सकते हैं, लेकिन आप 10 बार से शुरू करिएगा। है ना? जी। अब इसी तरह से हो गया पैरों से साइकिल चालन। जी। अब इसमें आप लेट जाइए पीठ के बल, और दोनों हाथों को फर्श पर सीधा साइड में रख दिया अपने शरीर के साथ में। अब दोनों पैरों को 45 डिग्री कोणीय अवस्था में, मतलब हल्का सा ऊपर 45 डिग्री से ऊपर आपको कमर से नीचे का हिस्सा यानी दोनों पैरों को ऊपर लाना है, और सिर्फ इतना ही ऊपर उठाइए। अब इस स्थिति में दायां पैर सीधा रहने दें और बाएं पैर को थोड़ा सा मोड़ते हुए सीने की तरफ लाइए, जैसे कि साइकिल चलती है उस तरह लाने की कोशिश करें। और जब ये आगे बढ़ जाए तो फिर दूसरे पैर को जैसे साइकिल हम चलाते हैं वैसे लेकर आइए। बिल्कुल। अब दोनों पैरों से यही साइकिल चलाते हुए आप वही 10-10 बार करिए। जी हाँ, और ऐसे सीधे भी आप साइकिल चला सकते हैं, इसी को उल्टी दिशा में भी आप कर सकते हैं। और कोशिश करें कि ये जो आपने जैसे 45 डिग्री पर कहा वैसे ही आप थोड़ा और कम, पैर को जितना जमीन के पास रखेंगे आप देखेंगे कि ज्यादा आपके पैरों पर, पेटों पर जोर पड़ रहा है, और चर्बी उतनी ही तेजी से घटेगी। इसमें एक बात और है कि अक्सर हम सोचते हैं जो व्यायाम है अगर हम बहुत तेजी से करेंगे तो बहुत तेजी से हमारी कैलोरी बर्न होगी, ऐसा नहीं है। आप ध्यान दीजिए, जब आप बहुत धीरे धीरे करते हैं इसको तो ज्यादा ताकत लगती है और ज्यादा आपकी बल लगता है। जी। और आप देखिएगा कभी कभी चेहरा पूरा लाल हो जाता है जब हम बिल्कुल धीरे धीरे रुक के करते हैं, और उस अवस्था में अगर थोड़ी देर रुकते हैं, शुरुआत 5 काउंट से करिए, फिर 10 की गिनती से करिए। तो और इसमें कोशिश करें कि अलग अलग वेरिएशन भी ला सकते हैं, जैसे हमने बताया उल्टे करें, या आप दोनों पैरों को जोड़ के दोनों पैर एक साथ भी उसी तरह से गोल गोल घुमा सकते हैं, जैसे कि आप एक एक करके घुमा रहे थे। उसको भी आप उल्टा भी कर सकते हैं और आगे की ओर ले जाते हुए भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीके हैं। इसके संग संग रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम ध्यान दें तो कोशिश करें लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, सीढ़ी से ही ऊपर चढ़ें जी जाएं। और एक छोटा सा है बिल्कुल, आप जैसे आप खड़े हुए हैं आपके कालीन पर या योगा मैट पर, आप पहले सांस लेके सांस छोड़ दीजिए जी। अब आप नाक बंद कर लीजिए। नाक बंद रख करके आप बंद रखते हुए कितना चल सकते हैं, नॉर्मल कदम ताल चलते हैं ना जैसे वैसे चलिए, 1 2 3 4 की गिनती करते हुए चलिए। और जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब मैं नाक बंद नहीं कर सकता, मैं सांस नहीं भर सकता, बिल्कुल नहीं रोक सकता, आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। और आप देखिएगा कि इतना ज्यादा आपको एकदम से लगता है कि कैसे ऊर्जा आ गई, मैं एकदम से फ्रेश कैसे फील कर रहा हूँ। क्या बात है। इसमें क्या करना है, वापस आपको सांस छोड़ना है, फिर से लेना और फिर से दोबारा ये प्रक्रिया करनी है। 2-3 बार कीजिए, आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे। तो भाई हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से फ्रेश हो जाएंगे। और हम व्यंजन बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको और खुश करने के लिए गीत सुना देते हैं।
छुप छुप के बंसरी बजाए, सुनाए मोहे मस्ती में डूबा हुआ राग रे। मोहे तारों की छाँव में बुलाए, मोहे तारों की छाँव में बुलाए रे। मोहे तारों की छाँव में बुलाए, चुराए मेरी निंदिया में रह जाऊं जाग रे। लगे दिन छोटा रात बड़ी, दिल संग आँख लड़ी रे। दिल में संग आँख लड़ी, दिल में संग आँख लड़ी रे। बातों बातों में रोग बढ़ा जाए, बातों बातों में रोग बढ़ा जाए रे। बातों बातों में रोग बढ़ा जाए, हमारा जिया तड़पे किसी के लिए शाम से। मेरा पागलपना तो कोई देखो, मेरा पागलपना तो कोई देखो रे। मेरा पागलपना तो कोई देखो, पुकारो मैं चंदा का साजन के नाम से। फिर मन पे जादू की छड़ी, दिल में संग आँख लड़ी रे। दिल में संग आँख लड़ी, दिल में संग आँख लड़ी रे। सखी मैं कासे कहूँ रे, सखी कासे कहूँ, जाने कैसी ये बात पड़ी, दिल में संग आँख लड़ी रे। दिल में संग आँख लड़ी, दिल में संग आँख लड़ी रे। तो भाई ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन फिर व्यायाम, अब इसके बाद आगे बात खाने की। तो व्यंजन विधि में आज हम बताएंगे कि किस तरह से एक सूप बनेगा, और क्या बताएंगे, कचौड़ी कुछ कचौड़ी बता देंगे। तो सूप से शुरू करते हैं भाई, आज हम उल्टा शुरू नहीं करेंगे। 1 कप बीन्स लेंगे, फ्रेंच बीन्स, 1 कप मटर के दाने, आजकल बहुत आ रहे हैं, और 1 चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट ले लीजिए, लहसुन ले लीजिए दरदरा किया हुआ, और कुछ जो है दरदरा किया हुआ होना चाहिए लहसुन, और कड़ी का पत्ता ले सकते हैं। 4 कप पानी चाहिए आपको। तो एक चौड़े से बर्तन में इन सभी सामग्रियों को पानी के साथ उबाल लें और ढककर रखें, और ताकि सब्जियां थोड़ी सी पक जाएं। और जब तक सब्जी पक रही है, बीन्स कटी हुई चाहिए 1 कप, और हरी मटर के दाने हमने जैसे बताया, इन सबको जब पक रही हो तो दूसरी तरफ क्या करें कि एक बड़े कटोरे में 1 बड़ा चम्मच ज्वार का आटा ले लें। तो ये है ज्वार का आटा जो आजकल के मौसम में हम प्रयोग में लाते हैं, और थोड़ा पानी, जिससे कि ज्वार का आटे का पेस्ट बन जाए, घोल बना लें यानी उसका। और जब ये पतला घोल बन जाएगा तो इस घोल को धीरे धीरे जो सब्जियां पक जाएं तब उसमें डालना शुरू करें, लेकिन बहुत धीरे धीरे डालें आप। पहले तो जो आपने बाहर घोल बनाया है तभी आप देख लें कि कहीं उसमें कोई गुठलियां ना बन जाए, और इसके संग आप धीरे धीरे सब्जियों वाले पेस्ट पैन में डालें, उबलते रहेंगे तो धीरे धीरे जब आप एक धार से डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। और फिर उसके बाद धनिया जीरा पाउडर डाल दें, लाल मिर्च पाउडर अगर आपको पसंद है तो वो डाल दें, नमक डाल दें अपने हिसाब से, और तब तक चलाती रहें जब तक कि एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। अब ऊपर से आप हरी धनिया पत्ती डाल सकती हैं, और जब भी आप इसे जब परसें तो थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ दें, और फिर आप चाहें तो मक्खन या 1 चम्मच घी डालकर आप इसको सर्व करें। तो ये मतलब है कि हिंदुस्तानी विधि हो गई है सूप की। तो क्या विदेशी कोई अलग तरीके से बनाएंगे? नहीं बनती है, लेकिन घरों में बहुत ज्यादा करके रेणु जी पसंद नहीं करते। वो बोलते हैं थोड़ी हमको थोड़ी तीखी चाहिए, मिर्चदार मसालेदार चाहिए। हाँ ये बात है, यानी मसाला अगर आप डाल रहे हैं तो बिल्कुल हिंदुस्तानी हो गया मामला। हिंदुस्तानी होते तो वो आराम से सब लोग खा लेते हैं। स्वाद थोड़ा हमें हिंदुस्तानी चाहिए। हाँ देखो ऐसा है ना कि 100% आप उसका पोषक तत्व बनाए रखने से बेहतर है कि मतलब अगर आपने पूरा बनाया और आदमी नहीं खाए तो इससे अच्छा कि आप थोड़ा सा उसमें लालच डाल दीजिए, यानी मक्खन लगा दीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दीजिए या लाल मिर्च डाल दीजिए जो घर में लोगों को पसंद आती है। और ये जो विधि है ये अपने आप में कंप्लीट है, मतलब संपूर्ण आहार लिए हुए ये विधि है जी। और अब चलिए ये तो हो गया, लेकिन कभी कभी बहुत ठंड है तो हमेशा सूप थोड़ी ना लेते रहेंगे, कचौड़ी भी खा सकते हैं कभी कभी। तो शकरकंद की कचौड़ी बताते हैं आज। तो सामग्री इसके लेना है 500 ग्राम शकरकंद ले लीजिए, 250 ग्राम आटा लीजिए, आधा कप उबली मटर यहाँ भी लेनी है, और 1/4 कप कद्दूकस किया हुआ पनीर ले लीजिए। अच्छा। फिर 1-2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, वो आप
या इससे ज़्यादा चाहें या कम जैसे, और ज़रूरत भर थोड़ा सा आपको ऑलिव ऑयल लेना है, थोड़ा सा ना हो तो आपके घर में जो इस्तेमाल करते हैं आप वो तेल ले लीजिए, और मोयन के लिए थोड़ा देसी घी लेना है। अब सूखे मसाले जो बनाना है तो वो आप लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और भुनी हुई सौंफ और अमचूर पाउडर इसके साथ लेना है। तो शकरकंद को 70% ही उबालना है, और अब इसे छील कर कद्दूकस कर लें। एक बोल में आटा और घी डालें, अब नमक डालकर पानी लेकर आटा गूंद लीजिए। मटर को दरदरा पीसकर कढ़ाई में छौंक ले और अच्छी तरह भून ले। अब इसमें एक एक सूखे मसाले डालकर चलाएं, ठंडा होने पर पनीर डालें। स्टफिंग तैयार है। अब आप लोइयां बनाइए गेहूं के आटे की, और प्रत्येक के बीच में स्टफिंग भर लीजिए। और गेहूं के आटे की जब हम मतलब आटा पहले लगाएंगे, रोटी का जैसे हम बनाते हैं वैसा लगाएंगे। अच्छा, इसमें मोयन डालेंगे या नहीं? इसमें हल्का सा मोयन पड़ेगा, थोड़ा नमक भी पड़ेगा, आप चाहें तो अजवाइन भी डाल सकते हैं। अच्छा, और हल्के हाथ से बीच में दबाना है, तभी वो कचौड़ियाँ फूलेंगी। फिर अब बस धीमी धीमी आंच पर आपको इसको डीप फ्राई करना है। यानी कि जो फिलिंग आपने बताया उसको भर के फिर हल्के हाथ से उसको बेलें ताकि वो फटे नहीं, और फिर उसके बाद उसको धीमी धीमी पहले तेज आंच पर डालें, फिर उसका धीमा कर लें, और आप फिर देख लेंगे किस तरह से दोनों तरफ से। खूब सारे डालने की जरूरत नहीं है, पहले एक या दो डाल के देख लीजिए। मान लीजिए कि ऐसा लगता है कि फट रही है, तो हम उसका कुछ आटे को थोड़ा और मत लीजिए, थोड़ा गूंथ लीजिए, थोड़ा रुक जाइए, फिर वापस बनाइए। या आप देखें कि आप ऐसा तो नहीं कि भरावन आप ज्यादा भर रहे हैं या उसमें गुलठी वगैरह तो नहीं है जो मतलब जिससे फट जा रहा है आटा, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखें। इस तरीके के जब आप पराठे, पूड़ी या कुछ भी बनाते हैं तो इसके संग टमाटर की चटनी बहुत अच्छी बना सकते हैं आजकल के समय में। तो टमाटर आप जितना चाहें, आधा किलो या 1 किलो का, जितना आप बनाना चाहें, जितने परिवार में सदस्य हैं, उसको पहले पीस दें टमाटर को। उसके संग फिर आप पैन में एक तेल या घी जो भी आप प्रयोग में लाते हैं वो डालें, और उसके संग उसमें खूब अच्छे से अदरक, हरी मिर्च और सौंफ, मंगरेला या जिसको बहुत सारे कलौंजी कहते हैं, और मेथी दरबरी कर लें थोड़ी सी तो ज़्यादा अच्छा है। इन सबको घी में डालते हैं, तड़का लगाएं। जब इसके संग संग जीरा सबसे पहले डालें, फिर उसके बाद अदरक, हरी मिर्च, सौंफ, मंगरेला और ये डाल के सब चीज़ कर दें, और उसके बाद ये आप टमाटर डाल दें, नमक डाल दें। उबल जाए खूब अच्छी तरह से तो उसमें गुड़ या चीनी डाल दें, शक्कर ढेर सारी। फिर ये मीठी चटनी आप बना कर रख लें, किसी भी चीज के संग आप खा सकते हैं इसको। तो ये भी बहुत स्वादिष्ट सी लग रही है सुनने में, तो ये भी हम बना सकते हैं। जी हाँ। तो अब तो देखिए विदा लेने का समय आ गया है रेणु जी, तो आज व्यंजन के साथ हम विदा लेते हैं, और अपनी सखी सहेलियों को दीपा माहेश्वरी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।